हेलो एंड वेलकम टू यूआईडी एचटीएमएल गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 94 में। तो जैसे कि देख रहे हैं, इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे रिसोर्स एपीआई के बारे में। ठीक है, हालांकि रिसोर्स एपीआई जो है, रिसोर्स एपीआई, आरएक्स रिसोर्स और एचटीटीपी रिसोर्स, ये तीनों वर्जन 18 में आया है। जैसा कि इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ V18 लिखा है मैंने। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि ये एक्चुअली रिसोर्स, आरएक्स रिसोर्स और एचटीटीपी रिसोर्स एक्चुअली है क्या। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं रिसोर्स के बारे में बताऊंगा, ओवरव्यू थोड़ा सा दूंगा इन दोनों का। ठीक है, और बाकी दोनों वीडियो नेक्स्ट आने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले कि मैं रिसोर्स में आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं अगर आपको ओवरव्यू दूं, कितने लोगों ने जेक्वेरी यूज़ किया है अपनी वेबसाइट में। हालांकि करते भी होंगे, अभी भी करते होंगे। तो अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं, वहाँ पर था $.get, $.post और $.ajax। ये तीन चीज़ था। तीनों का अगर देखा जाए, $.get और $.post, इन दोनों का अलग अलग काम था। लेकिन ajax जो था, $.ajax, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो $.get में क्या होता था, हम सिर्फ URL देते थे और उसको हम डायरेक्ट रिटर्न जेसन करके डेटा ले लेते थे। राइट, ये वही रिसोर्स है जो एंगुलर में यूज़ होगा अभी। समझ गए? तो इसका मतलब रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए है। गेट आप डेटा सर्वर से लेने के लिए है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जेक्वेरी में $.post स्पेसिफिकली बना था कि आप उसमें पोस्ट करके हेडर सब भेज सकते थे, तो आप पोस्ट डेटा कर सकते थे। लेकिन एंगुलर में अभी तक डायरेक्टली सिर्फ पोस्ट के लिए कोई एपीआई पर्टिकुलर नहीं बना है। उसके लिए क्या है, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल जो है वो सफिशिएंट है, जो अभी तक काम कर रहा है। उसी तरह से एचटीटीपी रिसोर्स जो है, उसके लिए आप वो ऑपरेशन कर सकते हैं। ये एक एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल का एक ऊपर एक कवर मान के चलते हैं, टॉप लेयर है, जिसको कि सिग्नल के साथ कंपेटेबल बनाया गया है। एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को क्या करते हैं हम लोग, सब्सक्राइब करते हैं। ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमें डायरेक्ट हमें डेटा दे देता है, उसमें हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एचटीटीपी रिसोर्स है। होप इतना मैंने आपको डेटा दे दिया। तो जैसे उसमें $.ajax था, इसमें हमारा एचटीटीपी रिसोर्स है। लेकिन पोस्ट के लिए नहीं यूज़ किया गया। अगर पोस्ट, पुट और डिलीट के लिए आपको यूज़ करना है तो प्लीज़ 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 आप एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल ही यूज़ कीजिए अभी, क्योंकि एंगुलर ने अभी तक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बनाया है। तो चलिए चलते हैं कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे और कैसे डेटा हमारे पेज पर आता है। ओके, पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे पास HTML है, कुछ बटन है एंगुलर मटेरियल का, और अगर TS फाइल में जाके देखेंगे तो बस वो इंपोर्ट किया है मैंने मॉड्यूल। ये एक फंक्शन है, बाद में बात करेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि ये एंड पॉइंट है, ये कुछ कैटेगरीज है इसके लिए भी, और ऐड प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट, ये सब हम बाद में देखेंगे। बस सिंपल इतना ध्यान देना है कि ये हमारा एक एंड पॉइंट है जिससे हमको डेटा लेना है एचटीटीपी रिसोर्स से। अगर इसको मैं वर्किंग एग्जांपल में अगर देखें तो वो है ये, सिर्फ एक हेडलाइन, रीलोड, ऐड प्रोडक्ट एंड क्लियर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसके एपीआई को देखूं तो ये फेक एपीआई जो भी है हमको ऑनलाइन से मिला, डमी, वो हमें यहाँ प्रोडक्ट का डेटा दे देता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं रिसोर्स एपीआई में। ओके, तो रिसोर्स एपीआई हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जो भी डेटा आएगा तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। राइट, तो मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, DUCTS, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रिसोर्स। ये प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रिसोर्स जैसे किया। अब ये रिसोर्स कहाँ से आएगा, अगर मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये हमारा एंगुलर कोर से आएगा। ये यहाँ टॉप में आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब रिसोर्स में आए तो ये क्या करता है, जब इसके क्लिक करके अंदर जाते हैं तो ये क्या है, हमारा कुछ ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, रिसोर्स रेफरेंस है, इसका टाइप रिटर्न करता है। ओके, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट लेगा और ये हमारा रिसोर्स ऑप्शन है जिसके थ्रू हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इस फंक्शन के अंदर में एक जो पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट पास कर दिए। ठीक है, सेम एजेक्स के तरह ही। ओके, $.ajax। अब यहाँ पर क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं देखूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल से स्पेस दबाता हूँ।
देखिए इतने सारे हैं, ठीक है, बहुत इतने सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा, हालांकि ये तो लास्ट में देखेंगे, स्ट्रीम के ऊपर तक का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लोडर जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आपके एपीआई को फेच करवाने के लिए, ठीक है, इसके बारे में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो मैं लोडर पे जाता हूँ। अब लोडर क्या करेगा, सबसे पहले अगर लोडर पे क्लिक करके अंदर जाते हैं तो यहाँ आपको क्या दे रहा है, रिसोर्स लोडर है। अब जब रिसोर्स लोडर पे क्लिक करते हैं तो क्या है हमारा, प्रॉमिस लाइक रिटर्न करेगा, उसके अंदर में देखिए परम है, राइट। तो प्रॉमिस लाइक रिटर्न है इस जगह पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ जाएंगे, यस यहाँ पर इसमें प्रॉमिस लाइक रिटर्न क्या है, तो हम क्या करेंगे, फेच एपीआई यूज़ करेंगे जो हमें प्रॉमिस वापस करता है, राइट। तो फेच एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये फेच एपीआई क्या करेगा, कोई एपीआई लेगा, एंड पॉइंट लेगा, नॉट एपीआई, हम वही एपीआई एंड पॉइंट लेगा। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ऐसे डाल दिया। लेकिन इस जगह पर क्या होगा, हम अवेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, अवेट। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लिख तो रहे हैं, एक्चुअली लोडर के अंदर में अगर जाके देखेंगे तो इस रिसोर्स लोडर में देखा जाए तो एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। अगर रिसोर्स लोडर के अंदर जाएंगे तो हमारा एक फंक्शन रिटर्न करता है, सॉरी एक फंक्शन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करता है। तो क्यों ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर में इसको रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर में डाल देते हैं। अब जब फंक्शन के अंदर में डाले तो अवेट यूज़ कर रहे हैं फेच के साथ, क्योंकि डेटा हमको लेना है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे असिंक यूज़ होगा। हो गया सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ तक हो चुका है तो ये डेटा हमारा ला करके कहाँ देगा, प्रोडक्ट्स में, सीधी सी बात है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डायरेक्टली इसे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है ऐसे डाल दिए। अब जब प्रोडक्ट्स को हम ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट्स में ये जेसन डेटा ही है, नहीं पता नहीं। हमने पहले बोला था कि रिटर्न जेसन टाइप करता है, तो पहले हमको जेसन डेटा बनाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, और जब ब्रैकेट में रखते हैं तो हमें रिटर्न करवाना पड़ता है। तो रिटर्न क्या करेंगे, इसका डेटा वापस जेसन टाइप। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक कॉन्स्ट लेंगे जिसको लिखेंगे रेस्पॉन्स, रेस्प के अंदर में वो डेटा डालेंगे, और रेस्पॉन्स के अंदर में लिखेंगे रिटर्न रेस्प डॉट जेसन। और यही चीज़ हम उसमें भी काम करते थे, गेट वाले में, डॉलर डॉट गेट चेक वाले में। तो रिटर्न कर दिए। अब इसको सेट करते हैं। अब ये सेट करेंगे तो क्या होगा, देगा हमको डेटा। देखिए यहाँ पे या तो एरर देगा, अभी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्या एरर भी दे रहा है, अभी कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक ऐसे करता हूँ, राइट क्लिक नहीं हो रहा है, ओके ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी दे रहा है। तो अब इसको अगर मुझे डेटा को यूज़ करना होगा तो अब इसको मैं रिसोर्स रेफरेंस में, अगर मैं ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करूँ, लोडर के अंदर में गया, रिसोर्स रेफरेंस के अंदर में जाते हैं, रिसोर्स रेफरेंस, आप देखिए हैज़ वैल्यू, और भी वैल्यू होंगे, बेस रिसोर्स में जाते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू है ना, सिग्नल है, तो वैल्यू क्या है, सिग्नल, यही चीज़ है रिसोर्स का। सॉरी मैं इतना घूम के आया, रिसोर्स का यही है, रीड ऑनली प्रॉपर्टी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा HTML में जा करके प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू, ये रीड ऑनली सिग्नल है, सिग्नल को कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे फंक्शन की तरह। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लिस्ट बन गया पूरा, ठीक है। अब एंगुलर मटेरियल में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट आइटम जो हमारा जितना भी इसमें डेटा है उसके डेटा के एग्जांपल्स को उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बेसिक लिस्ट है, चलिए एक बेसिक लिस्ट में हम डालते हैं, या तो डबल में लेते हैं, ये डबल कहाँ गया, ये डबल लाइन वाला, ठीक है। तो डबल लाइन में गए, किधर है हमारा डबल लाइन, 2 लाइन्स, मैट लिस्ट में जाते हैं, कॉपी करते हैं और इसको ला करके HTML में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको फॉर लूप के अंदर डालते हैं। एक लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में एक ही लिस्ट की ज़रूरत है, इसको मैं बैक स्पेस करके हटा दिया, कंट्रोल S, और इसको @ फॉर, और इसको हम फॉर के अंदर में इस लिस्ट को डाल देते हैं। अब फॉर में क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू सिग्नल है,
अब इसको ट्रैक करेंगे। ट्रैक क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट ID। मुझे पता है कि ID वहाँ पर से एक यूनिक है जो रेस्पॉन्स में हमें मिल रहा है। कैसे पता चला, बस रेस्पॉन्स हमको देखना है यहाँ से। अगर आप देखेंगे इंस्पेक्ट में गए और नेटवर्क में जाते हैं, इसको करते हैं रीलोड। ये प्रोडक्ट्स का API कॉल हो गया। अब देखिए ये ID हमारा यहाँ पर था। अब इसी ID को हम यहाँ पे टाइटल में चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और ये प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो हमारे पास था, तो इसलिए मैंने 2 लाइन का ले लिया, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेव कर दिया, ये डेटा हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत। और नंबरिंग करना है तो इंडेक्स रिजर्व है हमारा, डॉलर इंडेक्स रिजर्व की है, +1 0 से स्टार्ट होता है ये, और मैं यहाँ कर देता हूँ डॉट के साथ आगे कर देता हूँ। तो ये हमारा डेटा 1 2 3 20 डेटा दे दिया। और ये ऑब्जेक्ट दे रहा है क्योंकि हमारा ये हट जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर से हमने डेटा तो ले लिया अब इस जगह पर, लेकिन किसी वजह से मान लेते हैं कि हमारे API में कुछ गड़बड़ी हो गया, जैसे 1 डाल दिया। अब ये हमारा 1 क्या होगा, 404 दिया, लेकिन एरर तो नहीं दे रहा है। तो एरर के लिए क्या देखते हैं कि हमारा जो यहाँ रिसोर्स यहाँ से वापस करता है इस चीज़ को, जितना भी अगर मैं लोडर में देखें एरर भी देगा इस जगह पर। अगर मैं कंट्रोल F करके रिसोर्स करूँ, अगर रिसोर्स का देखूँ, कहीं ना कहीं रिसोर्स का कहाँ था भाई, वैल्यू का हमने देखा था ना, एरर का देखते हैं, रीलोड कहीं ना कहीं दिया हुआ है, रीलोड कहाँ गया, एरर 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 का देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए एरर सिग्नल यहाँ मिल रहा है ना, इस जगह पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टेटस ये सब चीज़ मिल रहा है। तो आपको इसमें एरर का भी मिल जाएगा, जो एक सिग्नल है, जिस तरह से आपको वैल्यू का मिला था, सेट रीलोड डिस्ट्रॉय, ठीक है, उसी तरह से आपको मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, इस जगह पर हम एरर को शो करने की कोशिश करते हैं। बहुतों को प्रॉब्लम आता है एरर शो करने में, और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि एरर आप कैसे शो करते हैं। तो अब इस जगह पर चेक करते हैं HTML में डायरेक्ट जा करके, जैसा आपने वैल्यू के लिए चेक किया था, तो प्रोडक्ट्स डॉट एरर, ऐसे सिंपली डॉट करके कंट्रोल से स्पेस करते हैं। देखिए इसमें एरर है, यस। तो एरर हमारा क्या है, ये एक इन्वोक ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सेव कर दिया। तो क्या हमारा डेटा देगा, एरर देगा? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? रीज़न इसलिए दिया, देखिए एरर कहाँ आ गया, टेम्पलेट में ही एरर आ गया। ये टेम्पलेट में एरर आ रहा है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर मैं टेम्पलेट को अभी थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट आउट कर दूँ, देखिए आपके पास ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस जगह पर एरर दिखाने के लिए। तो मैं इस जगह पे क्या करता हूँ, कंट्रोल X करके, हमने पहले से एरर का क्लास बना रखा है, डॉट एरर, और इसके अंदर में हम इसको डाल देते हैं और इसमें लिखते हैं इफ़, और इसके अंदर लिखते हैं हम क्या, प्रोडक्ट डॉट एरर रहा तो ऐसे दिखा दो आप मुझे, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है। ये हमारा एरर आ गया। अब इसको दोनों को अगर हमको चलाना होगा तो अब तो हमें एक चीज़ करना पड़ेगा ना, एक इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा, वही कि इसमें एरर नहीं होना चाहिए। एक इफ़ कंडीशन डाला और इसमें हमने डाला कि एरर नहीं होना चाहिए। एरर नहीं होगा तभी दिखेगा, तो आपको ये दोनों में भी सामने दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कस्टम एरर हम कैसे करेंगे, तो देखा जाए तो जो हमने डेटा यहाँ से वापस किया, अब ओके है नहीं है ये सब कैसे पता चलेगा। तो यहाँ करेंगे इफ़, और इसके अंदर लिखेंगे हम, अगर रेस्पॉन्स में कोई रेस्पॉन्स ओके नहीं है तो डॉट ओके, ठीक है। तो इस ओके में हम चेक करेंगे कि अगर वो ओके नहीं है तो करेंगे थ्रो न्यू, एक नया अपना एरर बना दो, और इसमें लिखेंगे डेटा कुड नॉट
फेच, कुड नॉट फेच। आपका डेटा लोडिंग एरर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब इसको हम सेव करेंगे तो देखिए क्या आएगा एरर हमारा, डेटा कुड नॉट फेच, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कस्टम एरर भी दिखाने का हो गया, और जो उधर से एरर आ रहा है वो भी आप दिखाने के लिए हो गए, राइट। तो इस जगह पर आप समझ गए कि लोडर का क्या काम है, ओके। लेकिन अब अगर मान लेते हैं कि मेरा एपीआई काम कर भी रहा है इस जगह पर, तो और ये डेटा हमारा आ भी गया, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, ये सारे जो डेटा है इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज के हिसाब से हमको अगर डेटा चाहिए तब कैसे करेंगे, तो ये रहा सारे कैटेगरीज, और कैटेगरीज को लिस्ट में यहाँ पर कर देता हूँ ताकि ये आसान हो जाए। डिस्क्रिप्शन के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके नीचे में ऐसे करके लाइन में प्रोडक्ट डॉट कैटेगरीज कर देता हूँ, कैटेगरी होगा, कैटेगरीज नहीं, कैटेगरी, आई थिंक वही डेटा होगा। हाँ देखिए मैन क्लोथिंग आ गया ना, मैन क्लोथिंग, ये सब चीज़ हमारा कैटेगरी आ गया। अब इस कैटेगरी को हमें शो करना है बटन के क्लिक पे, और उसको डेटा हमारा आना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ स्लैश कैटेगरी और इसमें डाल दूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं पहले से ही एक कैटेगरी बना के रखा था जो इसका डेटा का फिल्टर था। आप एपीआई बना सकते हो उस जगह पर, कैटेगरीज का अलग आप ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो डेटा आया सब देखे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डेटा आया, राइट। तो क्यों ना इसे हम डायनेमिक कर दें। अब डायनेमिक करने के लिए क्या होगा, इस कैटेगरी को पहले लूप में से हम लाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सारे कैटेगरी को यहाँ लिस्ट डाउन हो जाए। तो यूएल में जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं डॉट, एक बना चुका हूँ क्लास कैटेगरी लिस्ट, मैंने अपना क्लास बना के रखा है उधर, और यहाँ फॉर लूप चलाते हैं @for, और यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, और ट्रैक करते हैं ट्रैक, और इसमें लिखते हैं कैटेगरी, क्योंकि स्ट्रिंग है सब यूनिक ही होगा उस जगह पर, और यहाँ पर li में हम डाल देते हैं कैटेगरी। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है इस जगह पर। तो ये हमारा ऐसे आ गया। तो कैटेगरी लिस्ट ही है या कुछ और हमारा CSS है, कैटेगरी लिस्ट यूएल के ऊपर लगा हुआ है। तो देखते हैं कैटेगरी लिस्ट का, कैटेगरी लिस्ट सही तो है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम इसी तरह से अब ये, तो ठीक है, कैटेगरी ज्वेलरी, अब ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी आना चाहिए, मैन क्लोथिंग। तो ये जो कैटेगरी लिस्ट है इसको करते हैं हम डायनेमिक, कैसे, इस जगह को तो यहाँ से करते हैं कट, प्रोडक्ट के आगे से करते हैं Ctrl+X, और ये जो प्रोडक्ट एंड पॉइंट है इसको हम टिल्ट करेक्टर के अंदर डाल देते हैं ताकि इसको वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। डॉलर, ये यहाँ से डॉलर इसको डाल दिए, और इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कैटेगरी तो रहेगा, बस इसको हमें चेंज करना है। अब ये जो चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें दिया जाता है पैरम्स। क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के थ्रू भी पास कर सकते हैं, आप इसके साथ अपेंड जैसे भी आपको करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ पैरम्स, पैरम्स डाला, और पैरम्स में क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है, और फंक्शन के बाद जो इस जगह पर हम एक यहाँ से ऐसे रिटर्न करते हैं। तो इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ डाल दिया, हम जो भी आपको आईडी डालना है आईडी डाल दीजिए, कैटेगरी डालना है कैटेगरी डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, और इसमें आप एक वो वेरिएबल रखें जिसका कि वैल्यू तुरंत चेंज हो। तो अब तुरंत चेंज करने के लिए हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने अब तक पढ़ा है एक सिग्नल बनाने के लिए, वो भी राइटेबल सिग्नल, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कैटेगरी, और उसको हम लिखेंगे एक सिग्नल बनाएंगे, सिग्नल बना दिए, और सिग्नल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कोर से। चलिए अभी तो हम इसे, ये असिंक में होता है, आपको डेटा पहले देना ही पड़ेगा। तो ये सिग्नल हमारा कोर से आ गया, ठीक, क्योंकि पहले भी हम प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए देखिए बना हुआ था, प्रोडक्ट कैटेगरी बना हुआ, सॉरी हाँ, तो अब कैटेगरी हटा करके इसको प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए रख देते हैं। ये प्रोडक्ट कैटेगरी का बना हुआ है सिग्नल, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से भरा हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर डाल देता हूँ, सिग्नल है तो हमें ऐसे कॉल करना पड़ेगा, राइट। पैरेंट्स में डेटा चला गया
और इसको हमें कॉमा। अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट होगा, इसमें आता है पेरेंट्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है। ऐसे मत समझिएगा कि सिर्फ पेरेंट्स एक ऑब्जेक्ट इस तरह, पेरेंट्स तो हम उसको रिस्ट्रक्चर में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और यहाँ पर दूसरा हमारा जो आता है, देखिए वहाँ देखें ना ऊपर दिया हुआ है पेरेंट्स, हमारा रिसोर्स लोडर पेरेंट्स दिया हुआ है कैटेगरी स्ट्रिंग। तो अभी मैं पेरेंट्स के साथ चलते हैं, ठीक है ये। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रख देंगे पेरेंट्स डॉट, अब कैटेगरी आ गया। अब जब ये कैटेगरी हमारा आ गया तो हम जब बटन LI पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हम अगर इस प्रोडक्ट कैटेगरी को चेंज कर दें तो वो इसको चेंज कर देगा, उससे पेरेंट्स चेंज होगा, पेरेंट्स में हमारा इसको चेंज कर देगा, डेटा नया आ जाएगा, है ना, कनेक्शन बन रहा है ना। तो इससे पहले कि हम डेटा लें, हम इस पर क्लिक इवेंट डाल देते हैं, क्लिक इवेंट। अब क्लिक इवेंट में क्या होगा कि हम वैल्यू इसका सेट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पहले एक चीज़ रखा है, सर्च प्रोडक्ट, जो भी है कैटेगरी में सेट करके रखा था, तो यहाँ कैटेगरी गड़बड़ होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ, मैं सर्च प्रोडक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्लिक होने के बाद सर्च प्रोडक्ट। अब सर्च प्रोडक्ट में क्या जाएगा, ये स्ट्रिंग जाएगा, तो कौन सा स्ट्रिंग जाएगा, यही कैटेगरी जाएगा, जो हम वहाँ से कैटेगरी वापस ले रहे हैं, ये कैटेगरी इसी के अंदर चला गया। अब ये एरर आ रहा है क्योंकि आपने ऑन की प्रेस वगैरह नहीं डाला है, इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ज्वेलरी, ये सब आएगा, और वो जा करके हमारा यहाँ सेट होगा स्ट्रिंग में, या फिर यहाँ भी डाल सकते हैं आप कैटेगरी करके, दीजिए कैटेगरी, ये डाल दीजिए, एक इसका लोकल वेरिएबल होगा, console.log हटा दीजिए, इतना क्या देना, और यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी में सेट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में डायरेक्ट इक्वल टू से नहीं होता है, डॉट सेट मेथड हमने पहले भी सिग्नल में पढ़ा है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ आ रहा है, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स को सेट करके रखा है। अब जैसे ज्वेलरी पे क्लिक करेंगे तो ज्वेलरी का डेटा आना चाहिए, आ गया, मैन क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग। लेकिन एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं, फ्लिकरिंग आ रहा है, ये वाइट खाली चीज़, ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए सही नहीं है। तो हमें कुछ स्पिनर सब चाहिए कि जिससे पता चले कि लोड हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा दिया हुआ है, जो हमारा ये प्रोडक्ट रिसोर्स जो वापस करता है, उसमें लोडिंग का भी सुविधा दिया हुआ है। कैसे, ये एरर के लिए था। अब यहाँ पर हम करेंगे $if is loading प्रोडक्ट्स डॉट इज लोडिंग, अगर यही फिर वो सिग्नल है, ट्रू फॉल्स इसमें देगा। अगर इज लोडिंग हुआ तो हमारा मैट स्पिनर यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि मैट स्पिनर हम पहले से ही मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसमें डाल दिया मैट स्पिनर का HTML टैग, और डायमीटर हम इसको यूज़ करते हैं 30 के लगभग। अब क्या होगा, जब जब उसमें रीलोडिंग का होगा, यहाँ स्पिनर दिखना शुरू हो जाएगा, देखिए आ गया स्पिनर, है ना, एरर भी आ गया, स्पिनर भी आ गया, दोनों चीज़ आ गया, कितना आसान है। अब आते हैं रीलोड। ये रीलोड क्या है, रीलोड पे आप देखेंगे तो एक क्लिक ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है वो API कॉल हो जाए और वो रीलोड हो जाए, मतलब जो भी अभी करंट स्टेट में है उसके API को हम रीलोड कर रहे हैं कि क्या डेटा और भी एक्स्ट्रा सर्वर पे है। तो मान लेते किस डेटाबेस में किसी ने एंट्री किया, एडमिन पैनल में जा करके उसने नया ज्वेलरी का डेटा डाल दिया, तो अभी आपके पास जो डेटा आ रहा है, ज्वेलरी पे क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ये भी आ रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा ज्वेलरी पे है, फिर वो ज्वेलरी पे क्लिक कर रहा है, तो वो भी तो सही नहीं है ना, राइट। इसके पीछे देखिए API कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक रीलोड का बटन है, यहीं एक रीलोड का दे दिया, तो रीलोड पे क्लिक कर दिया तो ये रीलोड हो जाना चाहिए। तो अब इस पर क्या करेंगे, हम ये रीलोड पे यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक, क्लिक में क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट रीलोड, देखिए अब प्रोडक्ट्स रीलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा API कॉल के लिए इधर उधर नहीं करना है। अब प्रोडक्ट्स डॉट रीलोड किए, इस सबको हटाता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे गया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, अब रीलोड पे क्लिक कर रहे हैं, हो रहा है ना बार बार कॉल, उसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहा है। अगर मैं ज्वेलरी पे क्लिक करके रखा हूँ
तो अब मैं रीलोड पे सिर्फ ज्वेलरी के साथ जाएगा। तो जो पहले का हमारा सिग्नल जो इसके पैरेम्स में डला हुआ है वो ही उस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करता रहेगा। ठीक है, इस पैरेम्स को चलाता रहेगा। नेक्स्ट हमारा इस जगह पर है रीलोड के बाद है यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट। अगर हमको ऐड प्रोडक्ट करना हो तो क्लिक में गए और यहाँ करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। अब ऐड प्रोडक्ट है हमारा, तो ऐड प्रोडक्ट में क्या चीज़ होगा इस जगह पर देखेंगे। हमने एक ऐड प्रोडक्ट के लिए देखिए ये बना के रखा है, ये देखिए कुछ नहीं, मैंने एक नया कॉन्स्ट में जो डेटा आ रहा था उसको न्यू प्रोडक्ट 00 अपना कुछ डेटा डाल दिया। ठीक है, तो ये आप ऐड प्रोडक्ट यहाँ से पोस्ट कॉल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पोस्ट कॉल नहीं कर सकते हैं तो फिर अब डेटा सर्वर पे अपडेट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं लोकली वो चेंज होता रहे ताकि उसको लगे, और बाद में जब हम करेंगे सबमिट डेटा वगैरह जो भी लास्ट में, तो वो HTTP क्लाइंट के थ्रू जाएगा, इसके थ्रू नहीं होगा। होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ जितने प्रोडक्ट ऐड करना है कर लीजिए, लेकिन जब लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करेंगे, अगर माना कि सेव बटन नहीं है, वो HTTP क्लाइंट का जो नॉर्मल चल रहा होता है उस API से पूरा डेटा उठाइए और सर्वर में डाल दीजिए। समझ गए ना। तो अब मैंने क्या किया कि ये प्रोडक्ट बनाया और दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट अपडेट सिग्नल को डायरेक्ट असाइन नहीं करते हैं, अपडेट किया, और इस अपडेट क्या होता है, एक फंक्शन रन करता है, जो पुराना प्रोडक्ट होता है वो भी आता है इस जगह पर। अगर मैं इस जगह पर प्रोडक्ट्स डाल दूँ तो प्रोडक्ट्स ऐसे डाल दूँ तो क्या ये काम करेगा। मैं यहाँ जा करके इस प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू को इधर डाल दिया। ठीक है, चेक करते हैं, तो ये हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये डेटा आ गया, मैं करता हूँ ऐड प्रोडक्ट, नहीं हो रहा है ऐड प्रोडक्ट। ओके, मैं हो सकता है सेव नहीं किया होगा, या देखिए सेव नहीं किया, इधर ऐड प्रोडक्ट में गया, सेव करता हूँ। अब चेक करते हैं, आ जाओ, कुछ एरर नहीं, ऐड प्रोडक्ट एरर दिया, क्या दिया, प्रोडक्ट्स वैल्यू इज़ नॉट फंक्शन, प्रोडक्ट्स वैल्यू इज़ नॉट फंक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि ये डेटा पहले का ला के देता है, तो मैं इसे प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। चलिए, क्या ये काम तो करेगा, क्योंकि उसके पास तो डेटा आना चाहिए। देखिए आ गया, लेकिन सारा डेटा गायब हो गया, सारा डेटा गायब कर दिया, प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसका दिस डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू में डालता हूँ, इस प्रोडक्ट्स को हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट आया, ऐड प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो दिस डॉट प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू तो लिया ही लिया, नया प्रोडक्ट को डाला और उसके प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया। यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी टाइप का हो गया था कि जो डेटा इधर से आता था उस डेटा को भी अपडेट कर देता है। अगर आप यहाँ पे डाल के करेंगे तो मैनुअल डेटा को भी अपडेट कर देता है। तो नया प्रोडक्ट में गया और दूसरा प्रोडक्ट का वैल्यू उसमें प्रीवियस वैल्यू जो था वो डालने की कोशिश किया, लेकिन वो एरर में गया। ठीक है, तो इस तरह से हम नया प्रोडक्ट डाल सकते थे कि ऐड प्रोडक्ट चल रहा है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है वही इंडेक्सिंग का, हर बार 0 जा रहा है, तो कॉमन वो एरर दिया, क्योंकि वो हमारा इंडेक्सिंग भी तो चेंज होना चाहिए ना। सेम इंडेक्स चल रहा है, 0 वैल्यू डाल रहा तो वो सही नहीं है। ठीक है, 13 14 15 देखिए 18 हो गए, और मैं ऐड प्रोडक्ट करता जाऊँ तो वो हमारा 20 25 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आता है क्लियर। क्लियर में सिंपल से क्या है कि आप इस जगह पर वैल्यू सेट कर दीजिए, ख़त्म, जो भी है डेटा नहीं चाहिए हमको। अगर हमको सर्वर में से डेटा डिलीट करना है या सब पूरा ख़त्म करना है तो क्या करना है, क्लिक इवेंट में जाइए और यहाँ लिखे प्रोडक्ट्स डॉट सेट सिग्नल है, और उस सिग्नल में आप ये वैल्यू डाल दीजिए, ख़त्म हो गया। लेकिन आपका सर्वर से डेटा भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको HTTP क्लाइंट को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। देखिए उसका डेटा भी सब चीज़ उड़ गया, क्योंकि लोकल ही था। अब मैं क्लियर करता हूँ, सब खत्म। और जब क्लियर हो गया तो आप एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, क्या कि एम्प्टी अगर हो तो फॉर लूप कहाँ गया, इफ़ के बाद फॉर लूप कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ। तो यहाँ पर करें एम्प्टी, और एम्प्टी जो है सो हम उसमें डाल देते हैं, एक पैराग्राफ डाल देते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, सेव कर दिया।
अब यहाँ पे जब क्लियर पे क्लिक कर दो, नो रिकॉर्ड फाउंड हुआ। पहले का डेटा अभी भी कैशे में पड़ा हुआ, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। रिलोड किया डेटा आया क्योंकि ज्वेलरी के साथ पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको गेट के साथ डेटा दे दिया। लेकिन अगर आपको जैसे डेटा को ख़त्म करना है, एडमिन पैनल बनाना है, उसमें आपको कोई डेटा को डिलीट करना है या पूरे डेटा को ख़त्म करना है, क्लियर कर दिए, तो क्लियर करने से आपके सिग्नल में जो रिसोर्स एपीआई में जो डेटा पड़ा हुआ वो लोकली ख़त्म हुआ है, सर्वर पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको सेव जब करेंगे तो डेटा आपके पास अभी नहीं है इस जगह पर, तो HTTP क्लाइंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि गेट पोस्ट सब मेथड उसमें यूज़ होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा काम करता है ये रिसोर्स एपीआई। ठीक है, अब इसी में एक और चीज़ आता है, देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाऊं इस जगह पर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है कि आपके जब तक कि एपीआई कॉल नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो वो आपका यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको शो करेगा। जैसे कि अगर मैं इसी को मान लेता हूँ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग से ही, और ये एरे है तो एरे में हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। जब सेव करूँगा, देखिए वो न्यू प्रोडक्ट था लिखा हुआ, तो डिफ़ॉल्ट में वो आपका न्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा। पीछे देख रहे हैं ना, तो ये डिफ़ॉल्ट सेट है। इसको आप कैसे यूज़ करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप यहाँ स्ट्रिंग डाल दें, अब मैं मान के चलता हूँ लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सोचेंगे कि चलो पहले कुछ वैल्यू हमें मिले, मैं सेव करता हूँ, लेकिन लिस्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं आया। रीज़न क्या है कि इस लिस्टिंग प्रोडक्ट्स को उसने एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो एक एक कैरेक्टर एक एरे का डेटा बना, और इसलिए आपको वहाँ पे रीडिंग दिख रहा था 1 2 3 4 पीछे, समझ गए। और ये देखिए 0 1 2 3 इस जगह पे दिया हुआ ना, तो इस पूरे को एक एरे में बना दिया। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले एक ऑब्जेक्ट की तरह सेट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखेगा इस जगह पर कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसा है। यू आप लिखोगे प्रोडक्ट टाइटल विल कम हियर, या डिस्क्रिप्शन विल कम हियर, इमेज विल कम हियर, वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप शो कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि है अगर आप मान लेते हैं कि कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो एपीआई कॉल होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका बार बार कॉल होगा तो एक्स्ट्रा बर्डन HTTP पे पड़ेगा, सर्वर पे पड़ेगा। आप कुछ टाइप करना है, HTTP कॉल हो रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट। तो चलिए उसके लिए क्या होता है यहाँ पर, अब मैं इस कोड में जाके देखूँ तो ये रहा पैरम्स, राइट। देखिए एक और चीज़ बता दूँ साफ साफ, अगर आप पैरम्स नहीं देंगे एपीआई में, तो वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका एपीआई कॉल होगा ही नहीं। जैसे कि अगर मैं इस जगह पे इस प्रोडक्ट कैटेगरी को हटा दूँ इस जगह पर, ठीक है, तो कैटेगरी को मैं कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे दे दिया। ठीक है, वही ना कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। अब क्या करते हैं इस जगह पर, जब यहाँ जाके देखते हैं और नेटवर्क कॉल में देखते हैं, इस केस में एक बार तो कॉल हुआ। ठीक है, अब मैं दूसरे पे कॉल कर रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉल हो रहा है इस जगह पर, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया है, परम्स का जो सीन है, हर बार कॉल हो रहा है, ये परम्स को कॉल करके रखा है इस जगह पर। अगर मैं किसी वजह से ये परम्स हटा देता हूँ इस जगह से, ठीक है, ओके, मैंने कर दिया सेव। अब मैं ज़रा यहाँ से चलाता हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा, अभी भी चल रहा है। ओके, मैं इस परम्स को भी हटा देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चला, नहीं चल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि देना ही देना है इस पैरम्स को। ओके, जो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका ये कुछ भी नहीं करेगा। मैंने सिर्फ परम्स दे दिया तो ये देखिए चलने लगा, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, यस। तो अब इसी परम्स को मैं यहाँ देता हूँ, क्योंकि हमको ये इसको डायनेमिक बनाना था, तो मैंने इसको डायनेमिक के लिए डाल दिया कि मुझे भैया बार बार अलग अलग रिजल्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ज्वेलरी, ये चीज़। ठीक है, अब एक चीज़ देख रहे हैं आप,
मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल किया, ज्वेलरी को कॉल किया, मैन क्लोथिंग वोमेन, ये सारे कॉल हुए। अब मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। देखिए ये क्या है, ये तो सारे के सारे कॉल कर रहा है, ये सही नहीं है। इसी जगह पे क्या होता है कि पैरम्स के बाद यहाँ पर आता है एक जो कि फेच एपीआई का है। ये इसका हमारा इस रिसोर्स का लेना देना कुछ नहीं है, वो है अबॉर्ट सिग्नल ऑप्शन। ये फेच एपीआई का है, इसका नहीं, ये फेच एपीआई से रिलेटेड है अबॉर्ट सिग्नल। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करने की कोशिश करूं, अगर मिल जाए तो अबॉर्ट ये अबॉर्ट सिग्नल है। अब देखिए अबॉर्ट सिग्नल क्या है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये सिग्नल अलग है, इसका एंगुलर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये फेच एपीआई का है। तो आप जो यहाँ पे अबॉर्ट सिग्नल यहाँ डालेंगे उसको हम कॉल करेंगे। ये जो फेच एपीआई के बाद अपने ये स्ट्रिंग दिया था उसे आप यहाँ से एक कॉमा डाल करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर में लिखेंगे सिग्नल, और इसके अंदर डाल देंगे वही अबॉर्ट सिग्नल जो ऊपर पे दिया हुआ है अबॉर्ट सिग्नल। सेव कर दिया। अब देखिए इस जगह पे क्या होगा, आ गया। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक ज्वेलरी करते रहेंगे। देखिए पीछे वाला एपीआई कैंसिल हो रहा है, विच इज़ गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक ही कॉल होगा, आपके सर्वर पर उतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक नहीं आएगा उतना। मतलब आई मीन ट्रैफिक तो एक अलग अलग चीज़ भी है, बट ये भी एक काइंड ऑफ ट्रैफिक है कि आप एक ही चीज़ को सर्वर पे डेटा ले रहे हैं और पीछे 50 कॉल करें तो 50 बार ट्रैफिक ही है इस जगह पर। ठीक है, तो उतना ट्रैफिक कम हो जाता है, राइट। तो ये था हमारा बताने के लिए जो कि है रिसोर्स एपीआई टोटल इस जगह पर। बाकी इसमें एक है इक्वलिटी को लेकर के। हालांकि इक्वल के लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है जो कि आप सिग्नल का कंप्यूटेड वाला जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इक्वल के लिए पूरा वीडियो बनाया, स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाया जहाँ पर कि ये इक्वलिटी को चेक किया है कि सर्वर से डेटा सेम आता है तो आगे उसको प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक है, इतना आप अब इसको क्या बताएं। तो मेन आप समझ गए इस जगह पर, डिफ़ॉल्ट आप समझ ही गए कि अगर कोई डेटा सर्वर से नहीं आ रहा है तो उनको दिखेगा। पैरम्स के बारे में भी बता दिया क्यों ज़रूरी है देना, वरना नहीं एपीआई कॉल होगा। लोडर के बारे में भी बता ही दिया हमने, ये मेन फंक्शन है। उसके बाद पैरम्स जो है सो यहाँ डाल दिया, और अबॉर्ट सिग्नल भी हमने बता दिया कि ये एंगुलर से कोई लेना देना नहीं है, ये अबॉर्ट सिग्नल फेच एपीआई का अपना है। उसके बाद एरर के लिए भी बता ही दिया, एरर कब कैसे शो होगा, कब एरर शो नहीं होता, आपको क्या करना है। ओके, और रिस्पॉन्स टाइप जैसन है। तो ये था हमारा रिसोर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी मिला तो आप प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब डाल दीजिए। और भी वीडियोस आएंगे। अभी तो HTTP रिसोर्स है जो कि मेन चीज़ है उस जगह पर, और अच्छा गेट के लिए। अब वैसे HTTP क्लाइंट के लिए पोस्ट वगैरह ये सब तो बताया ही है। तो HTTP रिसोर्स है, RX रिसोर्स है, इसी तरह धीरे धीरे मैं लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए और खुश मिजाज रहिए। बाय बाय। मजा आएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।